अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुस रेडियो पे वसेब टीवी ते सारा प्रोग्राम जिम्मेदारा दे नाल मैं हां तारा होस्ट फाहद अवान। जी हाँ नाजरीन, जिमें ताको पता है कि असां हर प्रोग्राम दे विच एक नवे टॉपिक दे नाल हाजिर थे ने। जेड़ा सारा अज दा टॉपिक है वो बड़ा ही अहम टॉपिक है। सरसों ते रेया दी मुनाफा काश दे बारे असां गाल करे सूं। तुसां रेडियो पे असां कित्थां बैठे हैं ताको पता तो लग गया उसी। रोगनदार अजनास दी काश्त ते सारे पाकिस्तानी तनासुर विच क्या है। असां सारे जेड़े सारे सवाल हैं उन्हां दा जवाब साडे नाल माहिर मौजूद हैं। असां उन्हां नाल गल करे सूं। सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसां साको सारे वसेब टीवी को टाइम दिता। वेलकम, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये पूछां कि मतलब सरसों दी अच्छी पैदावार हासिल करने दे मतलब क्या बुनियादी असूल हैं? जी बिल्कुल, जो राया और सरसों की जो काश्त है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो ये रोगनदार अजनास हैं इनकी जो पैदावार है और ख़ास तौर पे इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है ऑयल सीड की, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका टोटल जो हमारी प्रोडक्शन हमारी मुल्क की जो पैदावार है वो हमारा तकरीबन जो है 23% जो है हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है अच्छा। उसका जो है पूरा करती है। और इसके नतीजे में हमें 77% जो है ना, हमें जो ऑयल है उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इस सिनेरियो के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारी जो मुल्की लेवल पे रोगनदार अजनास हैं, ख़ास तौर पे जिसमें हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे राया पे और सरसों पे बात होगी, तो इसकी फ़ी एकड़ पैदावार भी जो है वो कम है और ये तकरीबन जो है 17 जो है मन फ़ी एकड़ है। अच्छा। और जबकि इसके मुकाबले में जो हमारी वैरायटीज़ हैं उनका जो पैदावारी जो उनकी सलाहियत है वो 40 से 45 मन के करीब है। तो अगर हम जो है इसमें अगर हम रोगनदार अजनास की बात करें तो तकरीबन 585,000 एकड़ रकबे पे इसकी पाकिस्तान में काश्त होती है और तकरीबन 401,000 मीट्रिक टन इसकी जो है पाकिस्तान की इनकी प्रोडक्शन है ऑयल सीड क्रॉप्स की। और अगर हम ऑयल सीड क्रॉप्स की बात करें तो उसमें आप देखें कि हमारे यहाँ जो हमारी ख़ास तौर वसेब है हमारा, तो वसेब चैनल के लिहाज से मैं इस इलाके को ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि हमारा जो साउथ पंजाब है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काश्त होने वाली फसल है वो ये राया और सरसों है। फिर उसके बाद कैनोला, देन उसके बाद जो हमारी दूसरी किस्म है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जी सूरजमुखी है। मतलब सारे वसेब विच राया ते सरसों ज़्यादा काश्त सबसे ज़्यादा काश्त होता है। अच्छा। तो इसके अलावा जो है मूंगफली भी एक ऑयल सीड क्रॉप है। इसी तरह अगर हम बात करें तो दूसरी फसलों के अंदर जो है हमारे पास दीगर फसलात भी हैं, लेकिन उनका एरिया जो है और उनकी काश्त थोड़ी है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कपास जो है, कपास का बीज हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जिसका मैंने आपको बताया कि 23 से 25% के करीब है जो हमारी टोटल ज़रूरियात का है, इसमें भी आप हैरान हो गए कि तकरीबन जो 65%, 60 से 65% जो रिक्वायरमेंट है वो कपास के बीज से जो है ना ऑयल सीड की पूरी होती है। अच्छा। तो इस सिनेरियो में जो रोगनदार अजनास हैं और ख़ासतौर पर राया और सरसों और कैनोला की काश्त वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि हम कौन से इकदाम करें जिससे इसकी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाएं ताकि हम अपने मुल्क को जो है उसको इम्पोर्ट बिल्स को जो है उसे मिनिमाइज़ कम से कम कर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सरसों दी काश्त दा बेहतरीन वक्त केड़ा है, मतलब सही टाइम केड़ा है इन्हां दा? जी ये बिल्कुल मुख्तलिफ एरियाज़ में थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन हम जिस तरह साउथ पंजाब में हैं तो यहाँ पे जो बेहतरीन वक्त है वो 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर जो है इसका सरसों का और राया का बेस्ट टाइम है इसका सोइंग का। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो 30 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीने में हमें इसकी जो काश्त है इसकी बुआई है उसको मुकम्मल करना चाहिए। और अगर हम बात करें दूसरे एरियाज़ में तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, क्योंकि हमारे जो है सेंट्रल पंजाब में भी, अपर पंजाब में भी इसकी काश्त होती है, तो वहाँ पे हम सितंबर के महीने में जो है ना रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो काश्त है उसको मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सरसों की काश्त का तरीक़ेकार तुसां सारे नाजरीन को दसो कि भाई इसका तरीक़ेकार क्या है? जी बेसिकली जो राया के हमारे ग्रोअर हैं तेलदार अजनास के, वो इसको रवायती तरीके से जो है ना इसकी काश्त करते हैं। और रवायती तरीके में अभी तक जो है ना हमारे फार्मर्स जो हैं वो छट्टा मेथड के थ्रू जो है ना इसकी सोइंग कर रहे होते हैं। तो इसमें राय के लिहाज से अगर हम खास तौर पर बात करें तो कौन से ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं, इसमें इसे हमें तरवतर हालत में, जब ज़मीन तरवतर हालत में होती है तो उस वक्त हमें जो है ना इसकी जो है वो इसकी बुआई करनी चाहिए। या
जो है पानी लगाने के बाद जब गपशट हालत होती है उस वक्त जो है हमें जो है ना राया की काश्त कर देनी चाहिए। इसी तरह जो बेहतरीन तरीका है इसकी सोइंग के लिए, और मैं समझता हूँ कि तमाम तलीदार अजनास के अंदर हमें ड्रिल के थ्रू, आजकल ड्रिल्स अवेलेबल हैं, तो फार्मर को ड्रिल के थ्रू जो है ना वो राया की काश्त करनी चाहिए। इससे दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि जो है वो उनका बीज जो है उसका एफिशिएंट इस्तेमाल होता है, और फ़ी एकड़ जो है पौधों की मतलूबा तादाद वो भी उन्हें हासिल हो जाती है। जैसे राया के केस के अंदर तकरीबन 40 से लेकर 45,000 पौधे जो है फ़ी एकड़ जो है वो हमारे इजीली जो है पूरे हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर इसका जो बेनिफिट ये है कि पौधे फसल की फील्ड के अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है, जो है पौधों की हेल्थ अच्छी होती है। और इसका एक और जो बेनिफिट ये है कि हमारी सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल से जो है वो सोइंग भी हो जाती है, और साथ में जो खादें हैं उनका भी जो है वो सही तरीके से जो है उनका जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाती हैं पौधों के करीब, और उनका बेहतर इस्तेमाल होता है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ फार्मर्स जो है इसको कलराठे रकबों पे भी काश्त करते हैं। अच्छा। और कुछ जो सेम ज़्यादा इलाकों में, तो वहाँ पे अगर कोई काश्त करना चाह रहा है हमारा किसान दोस्त, तो उसको चाहिए कि खेलियों पे इसकी काश्त करे। खेलियों? जी, खेलियों पे। और वहाँ पे जो इसका सीड रेट है, इसका जो शरा बीज है, वो आम रूटीन के अंदर जो है वो 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लमेटिक सॉइल की तरफ जाते हैं, कोई सेम ज़्यादा है या शोर ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको 4 किलोग्राम जो है शराब बीज जो है उसको आपको रखना चाहिए। इसके अलावा एक और भी वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पे अगाव का मसला हो रहा होता है, तो हमें हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान दोस्तों को चाहिए कि जो बीज है वो चिकनी मिट्टी के साथ मिक्स करके उसको 6 घंटे रख दें, और उसके बाद जो है जब उसकी बुआई करेंगे तो उसका जर्मिनेशन, उसका अगाव जो है वो अच्छा मिलेगा। अच्छा, बीज को 6 घंटे वो मट्टी नाल मिक्स करके रख दो? जी बिल्कुल। धुप लवाओ? नहीं, किसी खुश जगह पे अच्छा, इसको खुश्क 6 घंटे आपने इसको मिक्स करके रख देना है। उसके बाद आपने जो है ना सीड के साथ इसकी सोइंग करनी, तो इससे जर्मिनेशन अच्छी होगी, जल्दी होगी। सही, इसी तरह इसमें एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलर है या सेम का ज़्यादा मसला है, पानी ज़मीन के ऊपर आ गया, तो वहाँ पे आप जो है ना राया की काश्त ना करें। अदरवाइज़ आप जो है इसको हर तरह की जो है ना कंडीशन में काश्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तेरे को सवाल पूछना चाहना भी राया दी इकसाम कितनी है ते केड़ी इकसाम है, लेकिन ये सवाल का जवाब तुसां दसो ब्रेक तो बाद टाइम थी गए, शॉर्ट ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी ने देते रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन। असा डॉक्टर साहब ने गाल की है कि राया दी इकसाम कितनी, ते डॉक्टर साहब को पूछते हैं जी। जी, राया की जो है ना जी हमारे फार्मर्स को लिए रिकमेंडेड ये है कि वो तरक्की ज़्यादा इकसाम जो है उसका इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अगर हम हमारा जो सराइकी वसेब है जी। इसके अंदर अगर हम देखें तो बड़े अरसे तक जो है ना जो वैरायटी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। अगर मैं कहूँगा जी 70 से 80% इलाके पे काश्त हुई तो वो थी खानपुर राया। खानपुर राया? खानपुर राया, ये हमारा एक ऑयल सीड का सब स्टेशन है जी खानपुर ज़िला रहीम यार खान के अंदर। तो इनकी वैरायटी थी, तो बड़ा अच्छा इसने लीड किया। लेकिन जिस तरह आजकल अब जो है ये वैरायटी जो है अपना थोड़ा सा पोटेंशियल इसका डाउन हो गया, और इससे अच्छी वैरायटीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो उसमें सुपर राया बहुत अच्छी वैरायटी है, वो उसकी काश्त करनी चाहिए। इसी तरह राया अनमोल है, पीला राया है, चकवाल राया है, रोही राया है, इसकी एक बड़ी अच्छी वैरायटी है। इसी तरह ख़ास तौर पे हमारे ऐसे फार्मर्स जो कि स्पेशली चाहते हैं कि जी इस सीज़न के अंदर जो साग एक हमारी बड़ी डोमेस्टिक। जी बिल्कुल, मैं ये पूछना है भी साग जड़ी है कि वो केड़ी मतलब इकसाम है चांदी? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास एक अच्छी वैरायटी है जी जिसका नाम है DGL सरसों। ये अच्छा। एक बड़ी अच्छी वैरायटी है, DGL सरसों। DGL सरसों। अगर किसी ने साग के पर्पस के लिए अपने डोमेस्टिक लेवल पे इसको ग्रो करना है तो इसको ज़रूर जो है ना वो रिकमेंड। और इसके अलावा अगर आपने लार्जर एरिया पे जाना है तो राया सुपर बहुत अच्छी वैरायटी है। तकरीबन 42 से लेके 45 मन तक इसकी जो है पैदावारी सलाहियत है। और जनरली हमारे जो ग्रोअर्स हैं, जो तरक्की ज़्यादा हमारे फार्मर्स हैं, वो तकरीबन जो है 35 से 40 मन तक इसकी पैदावार ले रहे हैं इस वसेब के अंदर, राया सुपर। राया सुपर। अच्छा, सुपर ना ही वजह तो है भी ये मतलब ज्यादा पैदावार? जी बिल्कुल, डेफिनेट। अच्छा अच्छा, ये दसो कि अगर मतलब असा एक एकड़ दे विच अपना सरसों या राया लेने हैं ते मतलब शराब बीज कितनी होती है? जी बिल्कुल, इसमें सर 2 किलोग्राम जो है हमने शराब बीज रखनी है 1 एकड़ के अंदर। और दूसरी चीज़ बड़ी अहम ये है कि अगर हम इसको ऐसी ज़मीनों में काश्त करते हैं जहाँ पे सेम ज़्यादा हैं या नमकियात वाली ज़मीनें, शोर ज़्यादा जैसे कहते हैं,
तो वहाँ पे आपने जो है इसकी शरह बीज जो है उसको बढ़ा डॉक्टर साहब, देना है। आम और किसान को तो एक चीज़ और भी सर कि इसमें जब आप सीड का इस्तेमाल करें तो सीड को पानी में भगो के, जैसे हम सीड हाइड्रो प्राइमिंग कहते हैं, वो इस टेक्निक से अगर आप ग्रो करेंगे तो जर्मिनेशन जो है वो हमारी अच्छी होगी। और अहम चीज़ जो हमारे फार्मर्स के लिए है कि राया की जो भी वैरायटी आपको भी सिलेक्ट करें तो इस चीज़ का अयादा कर लीजिए, कंफर्म कर लें कि इसका जो अगाव है, इसकी अगाव की शरह जो है वो 80% से ज़ायद होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसां दस्से भी मतलब ज़मीन अगर मतलब वो खराब है या कोई, तुसां को आम किसान को किवें पता लग सी कि आए कि मेरी ज़मीन है, कोई प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल सर, इसमें ये है कि हम जिस तरह आज करते हैं कि जो मुनाफा बख्श काश्त के लिहाज से आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो हमने कोई भी फसल जब काश्त करनी है तो सबसे पहले हमने अपनी ज़मीन का तजिया कराना है। और फसल की काश्त से हमारे पास जो है ये इसमें बहुत सारे, अब वो वक्त नहीं है, हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं ज़मीन का तजिया के लिए, जो कि आलमोस्ट ना होने के बराबर जो है नॉमिनल चार्जेस हैं। इस तरह जो मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सैंपल्स करते हैं। तो जब हम ज़मीन का तजिया करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ज़मीन जो है वो कौन सी है। तो जिस हम राया के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इसमें बेहतर ये है कि इसमें भारी मैरा ज़मीन जो है वो बेस्ट है अगर हमने इसकी अच्छी पैदावार लेनी है। लेकिन जिस तरह के हमारे फार्मर्स का ट्रेंड होता है कि फार्मर इसको जो है वो हल्की मैरा ज़मीन पे भी काश्त करते हैं, रेतली मैरा ज़मीन पे भी काश्त हो रही होती है। रेतली ज़मीनों पे जैसे हमारे चोलिस्तान के इलाका जाता है, बिल्कुल चोलिस्तान, वहाँ भी इसकी काश्त है। और इसी तरह जो है जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वहाँ भी इसकी काश्त हो रही होती है। तो जैसा अभी चोलिस्तान का हमने जिक्र किया तो चोलिस्तान वाले पास मतलब ये राया सरसों ज़्यादा जी बहुत ज़्यादा इसकी जी वहाँ पे काश्त है, क्योंकि इस क्रॉप के जो इनपुट्स हैं वो बहुत कम है, इसको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो डेफिनेटली जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे वसेब के दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब जहाँ पे मार्जिनल लैंड है, जहाँ कोई कमज़ोर ज़मीन है तो वहाँ पे राया काश्त कर लें। तो मैं आपको बड़ा अहम चीज़ बताऊँगा, जैसे हम अभी सुपर राया की बात कर रहे थे, तो हमारे चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर जो रोही का इलाका है हमारा, वहाँ पे हमारे फार्मर जो है यहाँ पे खादों का इस्तेमाल भी वहाँ पे सही तरह नहीं करते तनासब से, बल्कि कई जगह पे तो इस्तेमाल करते ही नहीं है। उसके बावजूद भी उनकी जो पैदावार है, फसल चंगी थी, यस, तकरीबन 22 से 25 मन फी एकड़ उनकी पैदावार आती है। और अब देखें कि ये पिछले एक साल के अंदर देखें तो इसकी कीमत जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ये एक बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है। और अगर हम इसको सही इसकी जो रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र की, ज़मीन का तजिए के बाद और खादों के बुनियादी असूल को मद्देनजर रखते हुए खुराकी अज़ा के, तो हम इससे बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल सही। मतलब उत्थां मतलब चोलिस्तान के उत्थां खर्चा भी उन्होंने घाट है तो फसल भी बड़ा ज़बरदस्त थी है उत्थां। बिल्कुल ऐसा है कि अगर पानी की कमी है और खादों की इस वक्त खादों की कीमतें ज़्यादा थी, तो इसमें भी वो 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार वो लोग ले रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, असां अपने मतलब जनूबी पंजाब दे विच ज़मीन दा सही इंतखाब जिहड़ा है कि वो मतलब कोई शॉर्टकट में कोई दसो कि भाई मतलब किहड़ी ज़मीन दा सही इंतखाब है साडा? हाँ जी बिल्कुल, रेतली मैरा से लेके ना जी दरमियानी मैरा ज़मीन अगर आपके पास है, रेतली मैरा तो गिन के दरमियानी मैरा ज़मीन मैं समझता हूँ वो बेस्ट सॉइल है इसके लिए। और उसमें ये होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जिस वक्त हमें गंदम फूड सिक्योरिटी का भी हमें एक चैलेंज हमारे सामने है, और उसमें गंदम की भी काश्त को हम अफेक्ट नहीं कर सकते, उसकी पैदावार कि उसका एरिया कम हो। तो उसमें यही रिकमेंड है कि जो अच्छी ज़मीनें हैं वहाँ पे हमारे फार्मर्स जो है अगर गंदम की काश्त करें तो थोड़े से ऐसे जो पैची हैं, जो हल्की मैरा ज़मीनें हैं, दरमियानी मैरा ज़मीनें, तो वहाँ पे उनको जो है मार्जिनल लैंड पे राया की काश्त करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जड़ी बूटियों तो मतलब असा किवें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फसल को? जी बिल्कुल, मैं इसमें बताऊंगा कि तकरीबन कोई 25 से लेके 30% तक हमारी पैदावार जो हमारे फार्मर्स की पैदावार है वो उसकी कमी की वजह जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा। और अगर हम इसकी जड़ी बूटियों की बात करें कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ राया की फसल में जो है वो इसके साथ मुकाबला करती हैं, तो उसमें जंगली जई है, जवी है, दुम्बी सिटी है, शातरा है, बाथू है, कुरुंड है, जैसे कि आपके सामने ये कुछ मैंने सैंपल्स भी आपके सामने रखे मतलब ये सारी नुकसानदेह? जी बिल्कुल, चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं जो कि इसके साथ मुकाबला करती हैं। और इसका जहाँ तक बात है कि कंट्रोल के लिहाज से, तो राया की फसल के अंदर जो इसकी काश्त के बाद पहले 25 से 30 दिन है वो बड़े अहम है जी इसकी जड़ी बूटियों के कंट्रोल में। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त कोई जड़ी बूटी जो है वो अपने 2 से 3 पत्ते निकाल लेती है, तो ये वो बेस्ट टाइम है जिस वक्त उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारे यहाँ देखा गया ये कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसकी जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल तो करते हैं लेकिन इसके कंट्रोल में लेट हो जाते हैं। तो उस वक्त जो है जड़ी बूटियाँ जो, क्योंकि हमें पता है खुराक के लिहाज से, हवा के लिहाज से, पानी के लिहाज से, खुराकी अज़ा
तो जगह के लिहाज से मुकाबला कर रही होती हैं, तो वो लॉस ज़्यादा कर देती हैं, तो उसकी वजह से हमारे फार्मर्स की पैदावार में जो है वो कमी होती है। तो हमें चाहिए इसके जड़ी बूटियों के तदारक के लिए हमें ये चाहिए कि हमारे जो किसान दोस्त हैं वो दो तरीके से इसका तदारक करें। पहला जो तरीका है वो गैर किमेई तरीका है और दूसरा जो है वो किमेई तरीका है। अगर हम गैर किमेई तरीके के लिहाज से बात करें तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीकाकार है दाब का मेथड। दाब का मेथड, तो दाब का मेथड बड़ा ही आसान है हमारे ज़मींदार दोस्तों के लिए कि वह जब वो एक रोनी कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपनी जब तर वतर पे उनकी ज़मीन आती है तो वो उसमें क्या करें कि जी हल चला के तो सुहागा दे दें और उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता ज़मीन को खाली छोड़ दें। सही। उससे ये होगा कि जो पोटेंशियल वीड्स हैं वहाँ पे जड़ी बूटियाँ वो वहाँ पे ग्रो करेंगी उस खेत में, और जिस वक्त ज़मीन की हम फसल की बुवाई कर रहे होंगे तो वो खुद ब खुद ही ज़मीन के अंदर जो है मिक्सअप हो जाएंगी और आलमोस्ट जो है 40 से 50% तक जड़ी बूटियों की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका है जो गोडी का तरीका है कि जिस वक्त फसल जो है 20 से 25 दिन की होती है तो हमें पहला पानी लगाने से पहले या उसके बाद जो है हमें जो गोडी के थ्रू जो है जड़ी बूटियों को साफ़ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और जो किमेई तरीका है उसमें हम जो है जब फसल की बुआई करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर जो है प्री एमरजेंस यानी कि अगाव से पहले वाली जो है वो विडीसाइड जड़ी बूटी मार दवाई जैसे कि डॉल गोल्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाजरीन टाइम थी कि शॉर्ट ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी ने दे रहो वसेफ टीवी। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि राया वास्ते साकू मतलब केड़ी केड़ी खाद बेहतर है, मतलब खादा का जो इंतखाब है वो साकू उनके बारे तुसा रहनुमाई फरमाओ। जी, इसमें सबसे पहले जो है हमारे दोस्तों को ये चाहिए, किसान दोस्तों को, कि खादों के इंतखाब के लिहाज से सबसे पहले अपनी ज़मीन का तजिया कराएं। और तजिया कराने के बाद जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि तजिया कराना कोई आजकल मुश्किल नहीं है। तो उसमें किसी भी हमारी यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कोई भी फार्मर हमारे साथ रब्ता करता है या महकमा ज़राअत के किसी भी जो माहिदीन है उनसे अगर वो डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ज़मीन के तजिए की निगाह में हम आपको बता देंगे कि सारे किसान भाई अगर स्पेशल तारे को ला के भी मतलब ज़मीन चेक करावें तो तुसा पर्सनल तौर पर टाइम दे बिल्कुल हम टाइम देंगे। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब का ये विजन है कि हमारी ये यूनिवर्सिटी किसानों की यूनिवर्सिटी और हम 24 घंटे हम लोग अपने फार्मर्स के साथ इंशाल्लाह शाना बशाना। अच्छा, खादा के बारे तुम दसेंदे भी सब तो पहले अपनी ज़मीन को जड़ा के चेक कराओ। जी बिल्कुल, ज़मीन का तजिया कराने के बाद जो है इसमें अगर जिस हम मुनाफा बख्श काश की आज बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि हमारे फार्मर्स जो है खादें जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक जो सिफारिश करदा खादों की मकदार है उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो पैदावार है उसमें 30 से 40% तक कमी होती है। तो इसमें चाहिए ये कि बुआई के वक्त जो है अगर हम फास्फोरसी खादों के लिहाज से बात करें तो 1 बोरी जो है वो DAP या 3 बैग जो है वो SSP के या 1 बैग जो है TSP का वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो है आधी बोरी जो है वो सल्फेट ऑफ पोटाश या म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो है इसमें जब हम आगे चलते हैं इस क्रॉप में तो जिस वक्त फूल आता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि फूल आने की ये स्टेज है तो ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है जी इस क्रॉप के लिए। तो इस वक्त जो है हमें हमारे जिम्मेदार दोस्तों को चाहिए कि इस क्रॉप की अच्छी पैदावार पोटेंशियल यील्ड हासिल करने के लिए, जैसा मैंने बताया कि 42 से लेके 45 मन हमारी पोटेंशियल यील्ड है, तो हमें ये चाहिए कि 1 बोरी यूरिया या तकरीबन 1.5 से 2 बोरी जो है वो हमें ग्वारा खाद जिसे कैन कहते हैं उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हमें 6 से लेके 8 किलोग्राम जो सल्फ़र है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हमारी ऑयल सीड क्रॉप है और हम यहाँ चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रेन है उसका वज़न भी ज़्यादा हो। और अगर मुल्की तनाजुर में हम देखें तो हम चाहते हैं कि ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो, तो सल्फ़र के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो हमें इस टाइम पर इसका सल्फ़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बर वक्त आपाशी के बारे तुसां दसो अपनी फसल को, मतलब किवें आपाशी का तरीका है, केड़े टाइम असा जड़ा है कि सब कर सकते हैं। जी बिल्कुल, राया की जो फसल है जी, जिस तरह हमारी दूसरी फसलें हैं या ये हमारी ख़ास तौर पे हम राया, सरसों, तोरिया और कैनोला की बात करते हैं तो इसको पानी की थोड़ी ज़रूरत होती है। अच्छा। और टोटल अगर इसमें 12 से लेके 14 एकड़ इंचेस टोटल पानी की ज़रूरत है इसको एक सीज़न के अंदर, एक पूरे क्रॉपिंग सीज़न में। मतलब सीज़न कितना टाइम? अजी तकरीबन 3 से 4 इरिगेशन जो है इसकी ज़रूरत है।
तो 3 क्रिटिकल स्टेजेस हैं जी पानी के लिहाज से, उस पे हमारे किसान दोस्तों को इसको पानी लगा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पहली जो क्रिटिकल स्टेज है बुआई के बाद जो पहले 25 से 30 दिन है वहाँ पे इसको पहला पानी देना चाहिए। और जिस वक्त फसल जो है तकरीबन 50 से लेके 55 दिन की होती है, जैसे कि आजकल जिस वक्त हम इस खेत में बैठे हैं तो ये बड़ा ही अहम टाइम है, इसका फूल निकल रहा है, इस वक्त इसको दूसरी हमें आपाशी देनी चाहिए। और तीसरी अहम आपाशी जो है वो हमें इसकी करनी चाहिए जिस वक्त ये फसल जो है वो फली बना रही होगी, जिस वक्त इसके ऊपर जो ग्रेन फॉर्मेशन हो रही होगी, उस स्टेज पे जो है इसको पानी अगर हम, और ये ध्यान में रखिएगा जी कि किसान दोस्तों को कि अगर इन स्टेजेस पे हम इसका पानी मिस करते हैं या पानी डिले करते हैं, देर से लगाते हैं, तो इसमें पैदावार में कमी का बायस बनती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और हमारे किसान दोस्तों को, हमारे वसेब के दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो है कई दफ़ा इस फसल को भी बाकी फसलों की तरह लेते हुए कि हर दफ़ा जिस समय पता है कि जी हर हफ्ता वार हमें पानी अवेलेबल होता है, इसको भी पानी लगाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इससे अगर आप ज़्यादा पानी लगाएंगे तो इसकी पैदावार में वाज़ेह तौर पे जो है कमी देखी जाएगी। तो अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ इसको मौसमी हालात को देखते हुए इन 3 क्रिटिकल स्टेजेस पे आपने इसको पानी लगाना। आजकल तो वैसे भी सर्दी है, मतलब सर्दी का मौसम है, तो पानी की एडी जरूरत भी मैं समझना क्या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसमें बड़ा अच्छा जी आपका एक क्वेश्चन है। इसमें आप आजकल हम कहते हैं जी हमारी जो काश्तकारी है ये अब रवायती काश्तकारी नहीं रही, ये भी अब जो है साइंसी बुनियादों पे काश्तकारी, तभी हम जो है ना इसको एज ए बिजनेस के तौर पे, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे लेके चल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो टेंशियोमीटर एक अवेलेबल है, हमारे पास इक्विपमेंट है, बड़ा सिंपली किसी भी शहर में आप चले जाएँ साइंटिफिक स्टोर से आपको मिल जाता है, 1500 से लेकर 2000 रुपये उसकी कीमत है। उसके थ्रू हमारे जमींदार दोस्त उससे के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि जमीन को पानी की लोड़ है या बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि असा अपनी फसल को मतलब कीड़ियां तो किवें कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें जी ये हमारी जो है ऑयल सीड क्रॉप है और डेफिनेटली इसको हम फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस फसल के ऊपर 3 से 4 अहम कीड़े हैं जिनका अटैक होता है। सबसे पहले तो है जी सुस्त तेला, जिसे हम एफिड कहते हैं, उसका अटैक होता है। और ये अटैक ऑलमोस्ट फरवरी के पहले हफ्ते से लेके फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर जो है इसका हमला ज्यादा होता है। मतलब उन दौरान असा अपनी फसल को मतलब ज्यादा तवज्जो, जी बिल्कुल तवज्जो की जरूरत है। तवज्जो इस तरह है कि जो एफिड है ये पैचेज में आता है, थोड़े से एक पैच में आएगा, और अगर हमारे दोस्त जो है तवज्जो नहीं करेंगे तो उस पैच से पूरे एकड़ को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए जो है सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि हम पहली फुर्सत में कोशिश करें कि गैर केमियाई जो है ना इंसदाद उसकी तरफ जाएं। और गैर केमियाई इंसदाद में जो है सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि हम वहाँ पे उस पैच पे रोप ड्रैगिंग कर दें। क्रॉप को अगर पानी नीचे लगा हुआ है तो उसके साथ वो जो ये सुस्त तिल्ला है तो ये नीचे गिर जाएगा और अल्टीमेटली इसका जो 50 से 60% कंट्रोल वहीं हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम जो है ना खाली पानी का स्प्रे भी अगर तेज़ इसको करेंगे, उससे भी जो है क्या होता है कि हमारी जो है वो इसका कंट्रोल बेहतर हो जाता है। और अगर कोई ऐसी हालात बन गए हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी इन्फेस्टेशन बढ़ गई है, इसका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर हमें जो है ना आखिरी हरबे तौर पे जो है वो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है केमिकल कंट्रोल की तरफ जाना पड़े, जिसमें हमारे पास मीडाक्लोप्रिड हम उसका इस्तेमाल करें। सही। अच्छा ये दसो कि राया ते सरसों मतलब केड़ी बीमारियां जड़ी है कि साको नुकसान पहुंचेनी? जी बिल्कुल, इसमें इसकी सबसे अहम बीमारी जो है वो तने का झुलसाव है। और जो दूसरी अहम बीमारी है उसे हम कहते हैं जरासीमी तने का झुलसाव, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है। तेना बीमारियां तो किवें मतलब महफूज रख सकते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने इस राया की फसल को अब साइंसी बुनियादों पे लेके जाना है, तो मैं इसमें रिकमेंडेशन मेरी यही है कि हमें अपना जो सीड है जब भी उसकी काश्त करें तो उसको सीड ट्रीटमेंट जो है उसकी फंजीसाइड, जैसे कि हमारे पास जो है थायोमेथॉक्सम है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है कोई भी अच्छा सूटेबल जो फंजीसाइड है उसकी 2 ग्राम फी किलोग्राम के हिसाब से, सीड के हिसाब से हमें उसको सीड ट्रीट करके इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे है कि ज़्यादा पानी अगर लगाएंगे तो बीमारी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जिस तरह का हमारा जो सराइकी वसेब है, हमारा जो साउथ पंजाब है, यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है बीमारियों का प्रॉब्लम नहीं रहता है। सही। अच्छा जिमें तुसा ये दसे कि मतलब सारी फसल को मतलब कीड़े का खतरा भी है, लेकिन मैं समझदा कि इन्हां तो असा बचाने का तरीका भी तुसा दसे। सब तो ज़्यादा खतरनाक जड़ा कीड़ा है वो केड़ा है? असा मतलब इंदे बारे तुसा सारे नाजरीन को दसे सो, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम थी गए। ब्रेक तो बाद असा आके यो सवाल डॉक्टर साहब को पूछूँ कि सब तो ज़्यादा खतरनाक कीड़ा साडा केड़ा है जड़ा सारी फसल को नुकसान पहुँचे दे। नाजरीन ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थीसूँ, देते रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन जी।
जी बिल्कुल, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जी इसके लिए कीड़ा कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है, तो बेसिकली जो एफिड है, सुस्त-तेला, वो इसका सबसे डेंजरस पेस्ट है। और उसके अंदर ये है कि फरवरी का महीना बड़ा मौज़ूं होता है जो मौसम उसके अटैक का। तो अगर हम एफिड को कंट्रोल की तरफ ना जाएं तो ये क्या करता है कि पौधे का जो रस है उसको चूस लेता है पत्तों से, और अल्टीमेटली जो है अगर इसका कंट्रोल ना किया करें तो उससे हमारी पैदावार भी कम हो जाती है। और ऑयल कंटेंट जो है, जैसे हमें पता है कि इसमें तकरीबन सरसों के अंदर जो है वो 40 से लेके 42% तक जो है वो क्या होता है इसमें राया और सरसों के अंदर जो ऑयल के कंटेंट होते हैं, तो ऑयल कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट भी इसमें कम हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि राया ते सरसों सारी मतलब केड़े टाइम ये सारी फसल पक के तैयार थी वेंदी? जी बिल्कुल, इसमें दो चीज़ें हैं जी। अगर हम इसके लिहाज से करें, वक्त के लिहाज से, तो मार्च का आलमोस्ट पहला हफ्ता जो है इसका जो है इसकी ये फसल जो है हमारी जो है वो बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। और हम अब सेकंड चीज़ है कि हमारे ज़िम्मेदार को कैसे पता चलेगा कि हम इसकी जो है अब बर्दाश्त कर लें, इसकी कटाई कर लें। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि जो हमारी फलियाँ हैं इसकी, वो जब तकरीबन 70 से 80% तक जो है वो मैच्योर हो जाएँ और उनका जो रंग है वो भूरे कलर का हो जाए, येलो हो जाए, तो उस वक्त जो है हमारे फार्मर्स को जो है इसको जो है वो हार्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ एक और तरीका, जटाका तरीका जो हमारे किसान दोस्त, हमारे वसेब के दोस्त करते हैं कि इसके दाने को अगर आप दांत के नीचे रख के दबाएं तो कड़क करके आवाज़ आए, तो इसका मकसद है कि अब जो है ना जी फसल तैयार फसल जो है आपकी रेडी है, फसल तैयार। फसल तैयार। तो सेकेंडली इसमें एक और चीज़ जो है इसकी कटाई के लिहाज से कि इसे हमें जो है फसल को जो इसकी जब मार्च का पहला हफ्ता हो और मौसम जिस तरह अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम इसकी कटाई करने के बाद इसकी स्टैकिंग कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जो है जो थ्रेशर है उससे हमें जो है इसकी जो है वो क्या करनी चाहिए, थ्रेशिंग करनी चाहिए। और सेकेंडली ये है कि कटाई के बाद थ्रेशिंग के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 दिन तक इसको फसल को रखना है, ताकि इसमें जो एक्सेसिव मॉइस्चर है, ज़्यादा नमी जो है वो खुश कम हो जाए, और उसके बाद जो है हम जो है अपनी क्रॉप को अच्छे तरीके से जो है ना वो क्या कर सकते हैं, इसको थ्रेश कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिमें तुसें दस्से कि मतलब हर चीज़ को मद्देनज़र रखेंदे हुए असां अपनी बेहतरीन काश्त करेने हैं, अगर असां अच्छी काश्त करके फी एकड़ कितनी असां पैदावार हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल जी। आप ये देखेंगे, मैंने जिस तरह शुरू में आपके साथ बात की थी कि हमारे यहाँ जो राया है इस हमारे सराइकी वसेब के अंदर, ये फार्मर जो है इसको 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर मैं जो देखता हूँ। सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारे फार्मर इसको मार्जिनल लैंड पे लेके जाते हैं, अच्छी ज़मीनों का इंतखाब इसके लिए नहीं करते। तो अगर हम थोड़ी सी अच्छी ज़मीन को भी ज़हन में रख लें तो हम इसकी पोटेंशियल पैदावार जो है जो कि 40 से 45 मन है उसके करीब पहुंच सकते हैं। और इसी तरह जो सेकंड चीज़ इसमें है कि हमें चाहिए ये कि तरक्की ज़्यादा इकसाम इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे हमारे फार्मर जब सीड का इंतखाब कर रहे होते हैं तो वो लोकल वैरायटी है जो कि उनके पास साल से चल रही होती है, उसी का वो इंतखाब कर रहे होते हैं। वे भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से। और तीसरे नंबर पे उसकी जर्मिनेशन का ख्याल नहीं रखते सीड की कि 80% से ज़्यादा जो है ना उसका उगाव होना चाहिए। और बहुत अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि खादों का बरवक्त और मतवादन इस्तेमाल, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम आपने बात की, अब मैं बताऊंगा कि अगर जिस आप देखते हैं कि इस आजकल के तनाज़ुर के अंदर हम देखें तो खादों की कीमतें जिस तरह बढ़ गई हैं और DAP की कीमतें ख़ास तौर पे बढ़ी हुई हैं, तो उसमें हमारे फार्मर्स क्या करते हैं कि बजाय कि एक बोरी के हाफ बोरी और कई दफ़ा वो भी नहीं डालते, तो इससे पैदावार जो है वो पोटेंशियल नहीं आ पाती। और इसी तरह जो है ख़ास तौर पे पोटाश की खाद है उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी जो पाकिस्तान की तकरीबन 50 से 60% ज़मीनें हैं वो पोटाश की कमी है, तो पोटाशियम वाला SOP या MOP खाद का हमें इस्तेमाल करना है। और जैसा कि ये फूल आने का टाइम है, इस पर जो है यूरिया खाद बड़ी ज़रूरी है अच्छी प्रोडक्शन के लिए। और सल्फर का इस्तेमाल, कुछ किसान खाद इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, मतलब अगर खाद इस्तेमाल करे तो सारी फसल अच्छी थी सी, फसल अच्छी थी सी तो उनको आप फायदा थी सी सर। Exactly. अच्छा सर, ये दसो कि इनको महफूज करने का क्या तरीका है? जी बिल्कुल, जिस वक्त हम इसकी कटाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये चाहिए कि इसको जो है हफ्ता 10 दिन के लिए खुश जगह पे इसको रखना है, ठीक है, और ताकि जो है इसमें जो एक्सेसिव नमी है वो ख़त्म हो जाए। और जिस वक्त जो है वो ग्रेन के अंदर जो नमी की शरह है वो तकरीबन 6 से 8% रह जाए, तो ये बड़ा बेहतरीन मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर पे आप इस क्रॉप को जो है ना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है इसको जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। हमारे ज़िम्मेदार दोस्त अक्सर देखा गया है कि वो क्या करते हैं कि जब इसकी कटाई करने के बाद इसकी जो जब ये थ्रेश कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है मॉइस्चर
को कम करने की बजाय, खुश करने की बजाय उसकी स्टोरेज की तरफ चले जाते हैं, तो उससे नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें ज़्यादा नमी होने की वजह से इस पर फफूंदी का अटैक होता है और जो ग्रेन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सब तो लास्ट दे सारे प्रोग्राम दा टाइम खत्म थी गया। तुहारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां साकों सारे वसेब टीवी को ते सारे किसानां को सारा जड़ा पैगाम दिते ते सारे किसान भाइयों को तुसां टाइम कट के उन्हां दी मतलब हेल्प कीती है। लास्ट च तुसां अपने किसान भाइयों को क्या पैगाम देसो ते उहदे विच ही तुसां इंदी गज़ाई अहमियत दे बारे भी जड़ा है कि सारे किसानों को क्या दसेसो? जी बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूँगा कि जी ये जो तेलदार अजनास और खुसूसन आज जो हमने बात की राया और सरसों के बारे में, तो इसमें इनकी काश्त को हमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे बढ़ाना चाहिए और हमारे मुल्क की जो सस्टेनेबिलिटी है, जिससे हम देखते हैं कि आज मुआशी लिहाज से हम बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमारा एक इंपोर्ट बिल जो कि 2.42 बिलियन US डॉलर है, वो इसकी तरफ जा रहा है। तो अगर हम डोमेस्टिकली इसको ज़्यादा ग्रो करके और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो कि इस वक्त 15 से 17 मन है, उसको बढ़ा के जो है आलमोस्ट 5 से 10 मन भी उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और जो फार्मर है उसकी जो इनकम है उसमें खतर खा इजाफा हो जाएगा और इट्स अ प्रॉफिटेबल क्रॉप। इसको बिल्कुल नहीं हमने आज के बाद समझना कि ये एक रवायती फसल है और ये एक बिल्कुल जो है वो नेगलेक्टेड फसल है जिसको हमने सिर्फ कमज़ोर ज़मीनों पर रखना है और उससे हमें थोड़ी पैदावार हासिल होती है। ये बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है, जिस तरह हमारी आजकल बाकी जो है ना फसलें हैं प्रॉफिटेबल के लिहाज से। तो हम अगर तरक्की ज़्यादा इकसाम का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम जो है ज़री अवामिल का बरवक्त और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हम जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पे अमल करेंगे, जैसे आज हमने जिक्र किया, तो डेफिनेटली इससे हमारी जो है वो पैदावार भी बढ़ेगी और हमारे किसान की ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी। और दूसरी एक बात लास्ट मेरा पैगाम ये है कि जो हमारी राया है, सरसों है, इसमें 40 से 42% तक इसमें ऑयल की शरह होती है और इसके बीज में, और इसी तरह जो है इसमें 36 से लेकर 38% तक प्रोटीन भी होती है और प्रोटीन में इसमें अमाइनो एसिड, लाइसिन, सिस्टीन वो भी इसमें मौजूद है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये हमारा ना सिर्फ हमारे ऑयल सीड के लिहाज से इस्तेमाल होती है और दूसरे नंबर पे इसका जो हमारे पास जो जब हम इसको मील जो इसका है वो हम इस्तेमाल होता है लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर। इसमें खल जो है ये भी, इस पे भी बहुत ज़्यादा जो इसका जो मील है उसको खल के तौर पे हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर इस्तेमाल करता है। तो डेफिनेटली अगर हमारी अच्छी प्रोडक्शन होगी तो हमारी खल की प्रोडक्शन भी हमारे फार्मर की बढ़ जाएगी और जो हमारा ऑयल सीड, ऑयल के जो है बर्डन इम्पोर्ट है उससे भी हमारा मुल्क और जो है वो उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुद कफ़ील होगा और इंशाल्लाह जब हमारा मुल्क, हमारा किसान खुद कफ़ील होगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी खुद कफ़ील होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, राया ते सरसों की काश्त सारी बहु मुनाफा बा काश्त है। जी हाँ, असा अगर इहदे मेहनत ते दिल ला के काश्त करूँ तो यकीनन साकू फ़ायदा थींदे। नाजरीन, सारे प्रोग्राम का टाइम खत्म थी गए। मिलते हैं नवे प्रोग्राम दे विच एक नवे टॉपिक दे नाल। देते रहो वसेब टीवी, सारा प्रोग्राम जिम्मेदारा तरह तक दियो साकू इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।